आप सभी का स्वागत है। आज की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान आपके के साथ मिलकर। सामान्य विज्ञान की सीरीज में फिजिक्स का टर्म पढ़ रहे हैं और ये फिजिक्स सीरीज की वो टॉपिक है, वो प्रश्न है जहाँ से आपके परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा। जहाँ जरूरत पड़े आप उसके स्क्रीनशॉट भी अपने पास रखे रहिएगा। इस सीरीज का उद्देश्य केवल आपका सिलेक्शन है और आप इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा, इसलिए कि हम केवल प्रश्न का उत्तर ही नहीं बताएंगे, बल्कि ये प्रयास होगा कि जहां से प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं या अभी तक जो परीक्षाओं में ज़्यादा बार पूछे जाते हैं उनकी हम आपके सामने विस्तृत व्याख्या भी करते चलेंगे। क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। पहला सवाल आपके डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा, सभी साथियों को जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे दिख रहा है ना। चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है आपके सामने कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तनीय घटना क्या कहलाती है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में जो होने वाला परिवर्तन होता है उस घटना को क्या कहते हैं। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करके जवाब दें सभी लोग। अपवर्तन, विवर्तन, संचरण, इसमें से कोई नहीं। सभी लोग बताइएगा फटाफट कमेंट करके। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा अपवर्तन। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताया अपवर्तन तो इसका जवाब सही है। माने प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर गुजरे उसकी दिशा में जो परिवर्तन होता है हम उसे अपवर्तन के नाम से जानते हैं। माने जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण सघन माध्यम के पृष्ठ से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, आगे चलते अगले सवाल की तरफ। अगला आपके सामने निम्नलिखित में कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। विवर्तन, ध्रुवीकरण, अपवर्तन, व्यक्तीकरण। सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी लोग जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं आप, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके जरूर दीजिएगा। बताइए फटाफट कमेंट करके सब लोग बताइए। एक बार हम करते हैं वीडियो को शेयर कर लेते हैं, क्योंकि जाके आप सभी लोग तक पहुंच जाए ये वीडियो। आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा। और ठीक है, यहाँ पर होगा ध्रुवीकरण। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ध्रुवीकरण। ठीक है, आपके सामने प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा? ध्रुवीकरण। आइए एक मिनट रुकिएगा, तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग। चलिए, मुझे लगता है कि आप लोगों तक सीरीज शेयर कर दिए टेलीग्राम पर भी, ताकि लिंक के माध्यम से आप लोग जुड़े। यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये क्या होगा, यहाँ पर ध्रुवीकरण होगा। आगे चलते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग और सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिकी ऊर्जा। तो बताइए फटाफट कमेंट करके सभी लोग, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जवाब दीजिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा विद्युत ऊर्जा। यहाँ पर क्या होगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ आपके साथ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा कि सबसे अधिक कौन सा रंग विचलन को दर्शाता है। श्वेत, लाल, बैंगनी, हरा। तो आप सभी को शायद पता होना चाहिए कि जब प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश के रंगों में बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक दर्शाएगा, क्योंकि इस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम और प्रिज्म का रंग अपवाद जो अपर्तांक होता है उसमें सबसे अधिक होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा बैंगनी। आपका क्या होगा? बैंगनी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम चलते अगले सवाल की तरफ आज के। अगला है कि किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है। पदार्थ की चमक पर, फोटोग्राफर के कौशल पर, पदार्थ की निकटता पर, पदार्थ के आकार पर। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर जवाब देंगे इस प्रश्न का। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित जो उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है, तो उसका हमेशा पदार्थ की चमक पर। पदार्थ की चमक पर, मतलब यूं कह सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए इसका सही और राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ से। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है। लाल रंग का, हरे रंग का, बैंगनी रंग का, नीले रंग का।
बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? सभी लोग जवाब दीजिएगा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा लाल। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? लाल होगा। ठीक है, क्योंकि कांच का अपूर्णांक लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। लाल रंग सबसे कम उभरा हुआ और बैगनी रंग सबसे अधिक। लाल रंग सबसे कम और बैगनी रंग जो होगा वो सबसे अधिक उभरा हुआ दिखाई देता है। दोनों याद रखिएगा, लाल सबसे कम, लाल रंग क्या होगा? सबसे कम, और बैगनी सबसे अधिक। बैगनी क्या होगा? सबसे अधिक होगा। ये लाइव क्लास आपकी चल रही है ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में। आप लोग इस क्लास के अंत तक जुड़े रहिएगा और हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको भी दिख रहा होगा। चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं लाल पीला नीला, लाल हरा नीला, लाल सफेद पीला, लाल हरा पीला। बताइएगा सभी लोग फटाफट कमेंट करके। माने विजुअल डिस्प्ले यूनिट में प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो लाल हरा नीला। याद रखिएगा, चाक्षुष प्रदर्शन एकक का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट में जो प्राथमिक प्राइमरी रंग होते हैं, लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है। चलते हम अगले सवाल की तरफ आपके साथ। अगला प्रश्न भी आपके सामने डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण में कौन सा रंग प्राप्त होता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। सियान, भूरा, काला, बैगनी। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने इस वीडियो को लाइव देखते हैं। जी हाँ, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सियान। सभी लोग लिखना चाहे लिख लीजिएगा। मतलब यहाँ पर यूँ कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका वो ए होगा। ए विकल्प इसका राइट आंसर होगा। इसे हम एक्वा रंग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एक्वा रंग के नाम से भी जानते हैं। इसे हम एक्वा रंग कहते हैं। क्लास खत्म होने के बाद इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी और आप लोग घर बैठे भी ई-लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। लूमिक एकक है, ल्यूमेन एकक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का, प्रदीप्ति घनत्व का, चमक का। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी परीक्षाओं में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ज्योति फ्लक्स का एकक किसका है? ज्योति फ्लक्स का। ये एसआई का मात्रक भी है। हम चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला सवाल है आपके सामने, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 4, 5, 6, 7। बताइए चलो फटाफट कमेंट करके जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? सभी लोग बताइए। 7। मतलब यहाँ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 7 होगा। माने श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। रट लीजिएगा सभी लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और शायद आप नाम भी जानते होंगे, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होते हैं। कुल 7 रंग होते हैं। अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है? परमाणु घड़ी सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर आपके लिए निःशुल्क लाइव चल रहा है। आपके सिलेबस के आधार पर सीजीएम इसका सही जवाब होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सीजीएम इसका राइट आंसर होगा। अब हम इसी के साथ चलते हैं इसके अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी, अपसारी, प्लानो लेंस, मेनिस्कस लेंस। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अभिसारी। मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ए होगा। माने ध्यान से अगर हम आप लोग देखें तो अभिसारी लेंस किरणों को सिकोड़ना अथवा एकत्रित करता है, जबकि अपसारी लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है। इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अवतल लेंस हमेशा निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और अधोशीर्षी, आभासी और अधोशीर्षी। सभी लोग जवाब जरूर देंगे जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। सभी लोग कमेंट करके जवाब जरूर देंगे।
जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर आपने बताया है, आभासी और सीधा। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? आभासी और सीधा। माने अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर, लेंस तथा फोकस के बीच बनता है। ये आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। अब हम इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा आज स्पीड के साथ करा रहे हैं ना, आज आप लोग को लग रहा है कि प्रश्न काफी तेज चल रहा है आपका। अगला सवाल है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है, मैं उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब, लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब। सभी लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और कमेंट करने के बाद जवाब दीजिएगा सभी लोग। आभासी प्रतिबिंब माने बी वालों के जवाब पूरी तरफ सही है। अब हम चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने, किस वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। सभी साथी जवाब जरूर दीजिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। किसी वस्तु का जो आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर आपका है वो आपका सी होगा। ठीक है, इस प्रश्न देखिए सब लोग को टाइम पता होना चाहिए और आप लोग डेली क्लास टाइम से लाइव हो जाकर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि मतलब जैसे जब मन आता है तब लाइव हो जाते हैं, जब मन आता है चले जाते हैं। देखिए अपने मोबाइल पे कोशिश ये करिए कि एक अलार्म लगा के रखिए टाइम टेबल का, ताकि जैसे क्लास आप पता चले कि कभी कभी होती है एक लाइव क्लास होती है, 1-2 मिनट देरी हो जाती है क्योंकि हम भी इंसान है। और बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने शायद आपको दिख रहा होगा, दृश्य का एक अति व्यापक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है? अवतल, उत्तल, समतल। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है बी, उत्तल। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उत्तर। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बी राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या है, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर क्या होगा इस प्रश्न का? उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। 20 प्रश्न का सही और राइट आंसर है। अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ, अगले सवाल की तरफ। अगला है आपके सामने, सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें होता है? सौर चूल्हा में, नेत्र अंतर्दर्शी में, अग्रदीप का प्रतिक्षेपक में, पश्चदर्शी दर्पण में, किसमें होता है? सभी लोग जवाब जरूर दीजिए। उत्तल दर्पण का प्रयोग, देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग जैसे जब गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के पीछे आपने देखा होगा दाईं या बाईं तरफ एक छोटा सा कांच लगा होता है, लेंस लगा होता है ताकि पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए। तो वहां पर हमेशा पक्षदर्शी का प्रयोग किया जाता है, पक्षदर्शी दर्पण जिसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण होता है। वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। कभी कभी आपने देखा होगा सड़कों के किनारे लैंप लगे होते हैं जिसमें लाइट जल रही होती है, रात में आप गाड़ी चलाते होंगे देखते होंगे, उस दर्पण में भी उत्तल जो उसका सामने का कांच होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि जो प्रकाश उसमें से निकले उसे फैला के पूरे सड़क पर दे, ताकि रात में जो साइकिल से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, उन्हें किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो उत्तल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा बनेगा। जैसे बड़ी सी ट्रक आ रही है उसका छोटा सा बनेगा, एकदम सीधा बनेगा। और वस्तु का आभासी होता है, माने जैसा वस्तु है वैसा ही आपको प्रतिबिंब दिखेगा। ऐसा नहीं है आपको ट्रक आ रहा है तो आपको लगेगा नहीं कोई साइकिल से आ रहा है, ऐसा नहीं है। इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र भी ज्यादा होता है, ये दूर तक काफी बड़ा दिखाता है। एक गाड़ियों के पीछे इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? जो आवर्धक लेंस होता है यह वास्तव में क्या होता है? सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। समतल अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है या बेलनाकार लेंस होता है? इस प्रश्न का क्या जवाब होगा? सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। यहां पर भी उत्तल लेंस इस प्रश्न का सही जवाब होगा। माने अल्प फोकस की अगर बात करें दूरी सहित उत्तल लेंस का आवर्धक लेंस कहते हैं। यह आभासी लेंस आवर्धक लेंस के रूप में क्या करता है? काम करता है। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल, अगले प्रश्न की तरफ, जो आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों को निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो पीले लैंप होते हैं अगर उसकी बात किया जाए
उनमें आजकल किस गैसों का प्रयोग किया जाता है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइएगा। सोडियम, नियान, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। आप लोग वीडियो को शेयर करिए यार, आप लोग की संख्या बहुत कम है। क्यों? आप लोग टाइम से आप लोग लाइव नहीं आते। नियान इस प्रश्न का सही जवाब होगा, नियान। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? नियान। माने अगर बात करें तो सड़कों पर रोशनी के लिए हम तीव्रता के लिए सोडियम लैंपों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम लैंप का प्रयोग करते हैं। लेकिन सोडियम लैंप में कौन सा गैस होता है? लैंप का नाम क्या होता है? सोडियम लैंप। सोडियम लैंप में नियान गैस का प्रयोग करते हैं। नियान गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लैंप का नाम होता है सोडियम और जिसमें गैस होती है उस गैस का नाम होता है लिया। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है? आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो भैया कमेंट करके पूछिए, हम कोशिश करेंगे आपको बताने का, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं आपके साथ। अगला है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल क्या है? प्रकृति में अगर हम बात करें सबसे सशक्त बल क्या है? वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल। सभी लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए यहां पर क्या होगा? नाभिकीय बल। वैज्ञानिक प्रकृति में 4 प्रकार के बल की बात करते हैं। कौन कौन से? क्या आपको पता है 4 प्रकार के बल कौन कौन से होते हैं? कोई बता सकता है कि 4 प्रकार के बल कौन कौन से होते हैं? बताइए। विद्युत चुंबकीय, दुर्बल नाभिकीय, गुरुत्वीय बल, सशक्त नाभिकीय। तो सशक्त नाभिकीय चारों बलों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बल होता है। गुरुत्वीय बल सबसे दुर्बल होता है। गुरुत्वीय बल क्या होता है? सबसे दुर्बल होता है। इसलिए इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा? आपका सी। सबसे दुर्बल होता है गुरुत्वीय बल, ये दुर्बल होता है, यूं कह सकते हैं दुर्बल होता है। और सबसे शक्तिशाली क्या होता है? नाभिकीय बल। अब हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश का ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा, उष्मा द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, उत्प्रेरक द्वारा। सभी साथी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू होती है यह प्रकाश के द्वारा, मतलब हम यूं कह सकते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका ए होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला है आपके सामने, परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, परावर्तन। तो यहां पर इस प्रश्न का अगर सही उत्तर देखा जाए तो यहां पर क्या होगा? डी, मतलब परावर्तन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पारदर्शी एक प्रकाशीय यंत्र है। इसका प्रयोग प्रेक्षक छिपा रखकर भी अपने चारों ओर वातावरण को देख लेता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? इसका उपयोग हम पनडुब्बी में करते हैं। सैनिकों जो युद्धपोत होता है उसमें छिपे सैनिकों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। दुश्मनों की गतिविधि जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। परिदर्शी प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? परावर्तन के सिद्धांत पर। आगे देखते हैं, परावर्तन के नियम के अनुसार इसमें क्या होगा? आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोनों कोण सदैव असमान होते हैं। याद रहिए, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपका सी होगा। प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम पर काम करता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका सी होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी बताया तो जवाब बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं और आगे। प्रकाशी फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन,
प्रकीर्णन, व्यक्तीकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइए जल्दी जवाब दीजिए। तो जो प्रकाशीय फाइबर है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। प्रकाशीय फाइबर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर 3 प्रकार का होता है, कोर, कोटिंग, क्लैडिंग, 3 प्रकार का होता है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? सभी लोग जवाब दीजिएगा। सैमुअल कोहेन, नरेंद्र कपानी, पर्सी एल स्पेंसर, टीएच महिमा। यहां पर होगा नरेंद्र कपानी। ऑप्टिकल फाइबर एक लचीली पारदर्शी बेलनाकार नलिका होती है। ये सिलिका की बनी होती है जो प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। भारत में जन्मे अमेरिका भौतिकविद नरेंद्र सिंह कपानी द्वारा इसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार सबसे पहले 1952 में किया गया था। ठीक है, आगे चल अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। फाइबर ऑप्टिकल्स किस सिद्धांत पर काम करता है? फाइबर ऑप्टिकल्स किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाश प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक अवशोषण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्रुवण घूर्णन। बताइए सभी लोग एक बार जरा कमेंट करके, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। यह होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? सी होगा यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला है कि प्रकाशीय तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? बुनाई, वाद्य यंत्र, आंख की शल्यक्रिया, संचार सेवा। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। तो प्रकाशीय तंतु, इसका प्रयोग संचार सेवा के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश तंतु माने ऑप्टिकल फाइबर। यह प्लास्टिक से निर्मित एक तंतु होता है। इसके लंबाई की दिशा में प्रकाश का संचरण हो सकता है। इस प्रक्रिया में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, इसका प्रयोग आजकल संचार में खूब किया जाता है क्योंकि इसकी सहायता से जो सिग्नल होते हैं अधिक दूरी तक बिना परिवर्तित किए ले जाया जा सकता। अगला सवाल आपके सामने है। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश क्या होगा? उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश क्या होगा? कांच से होकर पानी में जाता है, पानी से होकर कांच में जाता है, पानी से होकर वायु में जाता है, कांच से होकर वायु में जाता है। देखिए, डेली क्लास के लिए जो भी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़िएगा। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी क्योंकि इसकी व्याख्या कम करने देखने को मिल रही होगी। इसके बाद की सीरीज में आपको ज़्यादा व्याख्या देखने को मिलेगी क्योंकि जहाँ पे हम हैं इसके पास में एक कार्यक्रम है, तो इसी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत होगी। आवाज़ भी आपको, बाहर की आवाज़ भी आपको सुनने को मिल रही होगी ना। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न के बारे में ध्यान से देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पानी से होकर कांच में जाता है। पानी से होकर कहाँ जाता है? कांच में जाता है। माने पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है। अपवर्तनांक अगर हम बात करें तो यहाँ पे n बराबर क्या होगा? 1.33। कांच का अपवर्तनांक जो होता है n बराबर 1.5 की तुलना में विरल माध्यम, मतलब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पर क्या होगा? नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। ठीक है, आगे चलते अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? सभी लोग जरा फटाफट कमेंट करिएगा। श्वेत, गहरा नीला, हल्का नीला, काला। यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका काला। दिन में वायुमंडल की धूल और गैसों के कणों के द्वारा सूर्य को एक प्रकाशीय वर्णक्रम में उपस्थित नीले रंग का प्रकीर्णन या फैलाव अन्य जो कलर होते हैं उनकी तुलना में अधिक होता है और इस प्रकार आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जब अंतरिक्ष यात्री जब आकाश देखता है
तो अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण उसे आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, उसे कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। आप लोग ऑनलाइन क्लास इन नोट्स के लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर जुड़कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी क्लास जनपद जौनपुर से चलती है, जहां पर आप नोट्स और क्लास संबंधित जानकारी ले सकते हैं। मेरे द्वारा सभी क्लास आपको निःशुल्क उद्देशित में राष्ट्रीय मिलती है। ये सभी क्लास आपको जनपद जौनपुर से लाइव चल रही है। आप सभी लोग टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे घर बैठकर आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अभी की बार एक सीट हमने प्रयास किया कि आप सब के सिलेबस के आधार पर क्लास को पढ़ाया जाए। आज ये क्लास थोड़ी सी छोटी थी। छोटी की क्या थी कि हमने व्याख्या थोड़ा सा कम किया, इसलिए आप लोग को भी लग रहा होगा कि नहीं आज की क्लास थोड़ी छोटी है, और अगली क्लास में मिलेंगे तो हम और अच्छे से व्याख्या करेंगे, क्लास को थोड़ी बड़ी से रखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि विज्ञान की सीरीज है और साइंस की सीरीज आप पढ़ रहे हैं। जो भी सीरीज की टाइम टेबल है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन करके रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश को। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी ई लर्निंग विद दुर्गेश। ठीक है। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355179012। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर